पहले चरण का नामांकन खत्म, लेकिन सियासी घमासान अब और तेज होगा। क्या बिहार में इस बार भूरा बाल एनडीए को सत्ता में बनाए रखेगा? क्या राजद का एमवाई समीकरण इस बार ले जाएगा कुर्सी के करीब? क्या लालू परिवार का इतिहास इस बार महागठबंधन के लिए बनेगा रोड़ा? क्या सही में गठबंधन की राजनीति नेताओं के लिए बन गई है जहर? और क्या इस बार घटक दलों की प्रेशर पॉलिटिक्स पूरी तरह हो गई है फुस? पिछले 2-3 माह से बिहार की सियासत में नजर आ रहे हाई वोल्टेज ड्रामे का पहला चरण आज शाम खत्म हो गया। असल में बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की आज आखिरी तारीख थी, जिसे ध्यान में रखते हुए महागठबंधन और एनडीए के घटक दलों ने अपनी अपनी मांगों से समझौता करते हुए कुछ नहीं से बेहतर कुछ होने के फॉर्मूले को अपनाया और जो मिला वह अंतिम समय में ले लिया। इससे गठबंधन तो बच गया, लेकिन जो हम पहले भी कहते आए वह सही साबित हुआ कि नेताओं के लिए गठबंधन एक जहर जैसा हो गया है, जो कई नेताओं की पिछले 5 सालों की मेहनत, उनका तन मन और धन सब कुछ एक झटके में खत्म कर देता है जब उनका टिकट कट जाता है या उन्हें टिकट मिलता ही नहीं है। बहरहाल अब पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद कल से आपको बिहार की सियासत में जहां भाजपा की ओर से भूरा बाल साफ करो का नारा मुद्दा बनता दिखेगा, वहीं एनडीए कल से लालू यादव और लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को केंद्र में रखते हुए पूरे महागठबंधन पर हमला बोलेगा। वहीं राजद जहां अपने एमवाई समीकरण को और मजबूत करने के लिए जमीन पे उतरता नजर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के लिए सत्ता की कुर्सी को लेकर दंगल आपको हर दिन अब और प्रचंड रूप से देखने को मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच जुबानी जंग तेज होगी। कई नेता व्यक्तिगत हमलों पर उतरेंगे। भाजपा जहां भूरा बाल साफ करो को मुद्दा बनाएगी, वहीं राजद अपने पुराने एमवाई समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी बयानबाजी और अपनी रणनीति को अंजाम देगी। कांग्रेस वही एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर से पकड़ा नजर आएगी, लेकिन गठबंधनों के साथ सियासी दल भी अपने समुदाय के लोगों के बीच जाकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए उन्हें वोट देने की अपील करते नजर आएंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बार बिहार में पिछले दिनों सियासत में एक बार फिर से आए भूरा बाल साफ करो जैसे नारे का मुद्दा एनडीए को फिर से सत्ता पर काबिज रखने में मददगार साबित होगा? यह वक्फ से संबंधित बिल के मुद्दे पर मुसलमानों को एक साथ बांधने में और जातिगत राजनीति के तहत यादव वोटों को बटने न देने की राजद की रणनीति महागठबंधन को इस बार सत्ता की कुर्सी तक ले जाएगी। चलिए इस मुद्दे को लेकर ही पहले आपको सियासी दलों का सियासी समीकरण समझा दें। असल में लालू के दौर में एक बार स्वर्णों को बिहार की सत्ता से दूर रखने के लिए एक नारा सामने आया था, भूरा बाल साफ करो। इस बार यह नारा फिर से महागठबंधन की जनसभाओं में गूंजा, लेकिन भाजपा ने इसे भी एक मुद्दा बनाने की जुगत लगाई है। असल में भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट पर एक नजर डालें तो साफ नजर आता है कि भाजपा के करीब 50% टिकट अगड़ी जाति के लोगों को दिए हैं। इस आंकड़े पर नजर डालें तो इस बार भाजपा ने भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ, जिन्हें भूरा बाल भी कहा जाता था, उन पर दाव लगाया है। पार्टी ने इस बार जो 101 टिकट बांटे हैं उसमें 21 राजपूत तो 15 भूमिहारों को टिकट दिया गया है। तीसरे स्थान पर ब्राह्मण जाति के नेता हैं। ऐसे 11 नेताओं को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर कायस्थ जाति की बात करें तो भाजपा ने 2 कायस्थ समाज के लोगों को भी मैदान में उतारा है। तो यह बात साफ नजर आ रही है कि भाजपा ने इस बार अपने भूरा बाल के नेताओं पर विश्वास जताया है। अपनी 50% सीटें इन लोगों को दी हैं। असल में इन जाति के लोगों ने लालू यादव के शासनकाल यानी 1990 से लेकर 2005 को जातीय भेदभाव और प्रशासनिक पक्षपात का दौर माना है।
इसलिए भूरा बाल के नारे की याद उनके लिए राजनीतिक चेतावनी की तरह है कि अगर महागठबंधन, खासकर आरजेडी, फिर सत्ता में आई तो वही वर्गीय उपेक्षा का दौर लौट सकता है। वहीं तेजस्वी खुद को आधुनिक और विकासवादी दिखाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी और संगठन का ढांचा अब भी मुस्लिम और यादव पर केंद्रित है। ऐसे में अब जब नेता मैदान पर उतरेंगे, भाजपा यही नैरेटिव गढ़ रही है कि तेजस्वी की राजनीति में वही भूरा बाल विरोधी सोच जिंदा है। यानी भाजपा इसे सामाजिक न्याय बनाम सामाजिक समरसता की बहस में बदलना चाहती है। महागठबंधन के अगर दलों पर नजर डालें तो आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, वाम दल, ये सभी ओबीसी और मुस्लिम वोटरों की इनके यहां भरमार है। एक समय कांग्रेस सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन समय के साथ अब वहां भी सवर्णों की हिस्सेदारी बहुत कम हो गई है। यही कारण है कि कांग्रेस भी अब पिछड़ों को लुभाने में लगी है, जिससे स्वर्ण मतदाता खुद को पॉलिटिकली होमलेस महसूस करते हैं। भाजपा इस गैप को भर सकती है। ऐसे में भूरा बाल वर्ग को अपना सुरक्षित राजनीतिक घर दिखाकर अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस भूरा बाल का मुद्दा उठाकर भाजपा करीब 20 से 25% सवर्ण वोटों का लगभग पूरा लाभ एनडीए के हिस्से में ला सकती है। इससे इतर लालू परिवार के भ्रष्टाचार में घिरे होने के मामले को भी पूरा एनडीए जमकर उठाएगा। वहीं हाल में आईआरसीटीसी से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट ने जिस तरह से लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, वह एनडीए के लिए एक बड़ा हथियार बनकर सामने आएगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में इस मामले की होने वाली सुनवाई को एनडीए जनता के बीच जा जाकर बताए और लालू परिवार के भ्रष्टाचार को अपना हथियार बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल भी करे। इससे इतर राजद के उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो इसमें साफ एमवाई को प्राथमिकता दिखती है। लालू यादव के टिकट वितरण में अपने जनाधार वोट मुस्लिम और यादव का पूरा ख्याल रखा जाता है। जातिगत जनगणना पर हिस्सेदारी की बात करने वाले तेजस्वी यादव भी उम्मीदवार चयन में उन आंकड़ों का ध्यान नहीं रख पाते जिसकी वह बात करते हैं। जनसंख्या के अनुपात में यादवों को टिकट तो मिला है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जाति कुशवा की हिस्सेदारी राजद के अंदर काफी कम देखी गई है। वहीं यादवों और मुस्लिमों को अपने समीकरण के अंतर्गत ही उन्होंने टिकट दिए हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण को एक दूसरे नजरिए से भी देखना होगा। भाजपा ने अगर भूरा बाल को खुलकर जातीय नारा बनाया तो इसका उन्हें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से विपक्ष इसे सवर्ण बनाम पिछड़ा का मुद्दा बनाकर पलटवार कर सकता है। इससे अति पिछड़ा और दलित वोट खिसक सकता है। ऐसे में भाजपा इस नारे को भावनात्मक संकेत की तरह इस्तेमाल करेगी, न कि औपचारिक चुनावी मुद्दे के रूप में। इससे इतर लालू यादव ने 1990 के दशक में एमवाई का यह राजनीतिक जो फार्मूला बनाया था, उस समय बिहार में 14% यादव और 17% मुस्लिम मतदाता थे, यानी करीब 30 से 31%, जो लालू यादव को आरजेडी के लिए एक चुनावी कवच बनकर हमेशा खड़े रहे। हालांकि इस फार्मूले की वजह से आरजेडी ने 15 साल तक सत्ता में राज किया और 2005 के बाद भी वोट शेयर लगातार उनका 25 से 30% के बीच बना हुआ ही है। लेकिन बिहार में कुछ अन्य सियासी दलों की एंट्री, कुछ छोटे छोटे दलों ने राजद के इस फार्मूले में कुछ सेंध मारी की है। अगर मुस्लिमों की ही बात करें तो इस बार एआईएमआईएम जो सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें जीतकर अपना दमदार प्रदर्शन दिखा चुकी है, और दूसरा इस बार जनसुराज पार्टी जो इस बार मैदान में उतरी है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये राजद के मुस्लिम वोटर काट पाएंगे। हालांकि ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक के नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ऐसे में नजर यही आ रहा है कि एनडीए के नजर आ रहे मजबूत स्वरूप को देखते हुए भले ही ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोट काटे, लेकिन जनसुराज जो पहली बार सियासत में नजर आ रही है, मुस्लिम अपना प्रचंड समर्थन उन्हें देंगे ऐसा शायद कम ही नजर आए। मौजूदा समीकरणों में और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो मुसलमान यह जान रहा है कि अगर उनके वोट बटे तो एनडीए मजबूत होगी।
ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम वोट राजद के साथ जुड़ा रहेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा होने के बावजूद राजद ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था, जबकि पिछली बार उनके साथ मुकेश सैनी नहीं थे। इस बार उनका वोट बैंक महागठबंधन को मजबूत करेगा। वहीं वाम दलों का काडर बेस्ड मतदाता भी महागठबंधन को मजबूत करेगा, जो आने वाले समय में उनके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। इस सबसे इतर चलिए एक नजर डालते हैं एक समय बिहार की सत्ता की मास्टर की कहे जाने वाले चिराग पासवान और मुकेश सहनी पर भी। दोनों ही नेता अंतिम समय तक अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेला जारी रखे हुए थे, लेकिन इन लोगों को बड़ा कुछ हाथ नहीं लगा। चिराग के हिस्से में वैसे 29 सीटें आई तो हैं, लेकिन असल में उनके पास कितनी हैं यह अंदर की बात है। इससे चिराग संतुष्ट भी नहीं है, इसलिए दिल्ली से बैठकर अपनी पार्टी को चला रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब दिल्ली में बैठने वाले नेता पटना की ओर रुख कर बैठे हैं। यानी साफ हो गया है कि उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स फुस हो गई है। इसी तरह महागठबंधन में मास्टर की कहे जाने वाले मुकेश सहनी भी प्रचंड दबाव बनाने के बावजूद ना तो सीटें ही पा सके और ना ही डिप्टी सीएम के पद पर कोई आश्वासन। सीटें मांगी थी 60, लेकिन मिली महज 15। साथ ही उन्हें तेजस्वी ने अपने कोटे से दरभंगा जिले की गोंडा बोराम सीट दी है, जिस पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस सीट पर एक संकट है कि लालू इस सीट से अपने उम्मीदवार को टिकट दे चुके थे। मुकेश सहनी को टिकट देने के चक्कर में तेजस्वी ने अपने नेता से टिकट वापस ले लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि वह नेताजी अब नाराज हैं और बगावत भी कर सकते हैं। बहरहाल, अब जब पहले चरण का नामांकन पूरा हो गया है, कल से सियासी दलों के नेता अपनी पार्टी की लाइन पर चलते हुए अपना प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अब किन मुद्दों पर एनडीए महागठबंधन के नेताओं को घेरेगी और महागठबंधन के नेता एनडीए को किन मुद्दों पर आड़े हाथ लेंगे, यह अब दिखना शुरू हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है भूरा बाल एनडीए को सत्ता में रख पाएगा? क्या एक बार फिर से लालू का एमवाई फैक्टर तेजस्वी के लिए ताज की नींव रखेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। आज मुद्दा गर्म है में इतना ही। ऐसे ही किसी नए मुद्दे को लेकर एक बार फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।